नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर स्थित विद्याधर नगर में 5 जनों के जिंदा जलने के 3 साल पुराने मामले में प्रशासन का जवाब नहीं आने पर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने तीखे तेवर दिखाए हैं। आयोग ने चेतावनी दे दी है कि 5 जुलाई को जवाब देने के लिए जयपुर कलेक्टर और जयपुर नगर निगम आयुक्त हाजिर हों, नहीं तो जनहित याचिका के लिए मामला हाईकोर्ट भेज दिया जाएगा। आयोग अध्यक्ष न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास ने 2018 में विद्याधर नगर अग्निकांड को लेकर स्वप्रेरणा से दर्ज मामले पर यह आदेश दिया है। आयोग के सामने आए तथ्यों के अनुसार अग्निशमन की लापरवाही और गलती के कारण दादा, पोता और 2 पोतियों सहित लोग जलकर जयपुर स्थित विद्याधर नगर में जिंदा जल गए थे। और वहीं आयोग ने मामले को गंभीरता से लेकर प्रशासन से पूछा था कि इस मामले में पीड़ित परिवार को कितना मुआवजा दिया जाए। आयोग को इस मामले में कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त दोनों से कोई जवाब नहीं मिला है। आयोग ने उसके सवालों का जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की है। इन अधिकारियों में के नहीं आने पर मामला हाईकोर्ट में जनहित याचिका दर्ज करने के लिए भेजे जाने की चेतावनी भी दी गई है। तो आपको बता दें कि जयपुर स्थित विद्याधर नगर में 5 जनों के जिंदा जलने का जो मामला था अभी तक वो सॉल्व नहीं हो सका है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज, देखिए 3 साल का जो वक्त है वो निकल चुका है, लेकिन जिस तरीके से 5 लोग जिंदा जल गए थे, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सवाल थे वो अब यहाँ खड़े होने लगे हैं। आखिरकार ये जो मामला था ये सॉल्व क्यों नहीं हुआ? देखिए, जनवरी के दूसरे हफ्ते में 2018 के अंदर जयपुर में एक भीषण अग्निकांड हुआ था। एक ही परिवार के 5 लोग जिसमें जिंदा जल गए थे। विद्याधर नगर के सेक्टर 9 में ये भीषण अग्निकांड हुआ था। और इस पूरे मामले में जो है शहर के बड़े लोहा व्यापारी महेंद्र कुमार गर्ग, उनकी 2 पोतियां, एक पोता, उनका भांजा आग की भेंट चढ़ गए थे। आग लगने की सूचना पर दमकलें पहुंची थी। 5 को निकाल के मणिपाल अस्पताल ले जाया गया था। चिकित्सकों ने 5 को मृत घोषित कर दिया था। इस पूरा जो ये प्रकरण है, इसके अंदर जो दमकल विभाग है, इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हुए थे कि लापरवाही जो थी वो लापरवाही दमकल विभाग की, अग्निशमन की, इसके अंदर जो तथ्य हैं वो मानवाधिकार के पास, आयोग के पास पहुंचे थे। आग बुझने के बाद घर में सो रहे महेंद्र कुमार और उनके परिवार के लोग बुरी तरह झुलसी हालत में पहुंचे थे, जहां मौत हुई थी। शॉर्ट सर्किट पहले इसका कारण माना जा रहा था। लेकिन कुल मिलाकर के जो ये घटनाक्रम हुई, इससे एक बड़ा सवाल जो है वो अग्निशमन विभाग के ऊपर जो है वो खड़े होते हैं। और मानवाधिकार के आयोग के पास में जो रिपोर्ट पहुंची थी उसमें भी इस प्रकार के तथ्य निकल करके सामने आए। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के राज्य मानवाधिकार आयोग के जस्टिस जो हैं, उन्होंने गोपाल कृष्ण व्यास ने कड़ा रुख अपनाते हुए और इस मामले में प्रशासन से जवाब मांगा था। 3 साल पुराने इस मामले में ये पूछा गया था कि आप इस मामले में क्या मुआवजा जो है वो निर्धारित करते हैं। तो आयोग की ओर से जब पूछा गया, उसके बावजूद जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा और निगम आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह हाजिर नहीं हुए। और जनहित याचिका को लेकर के अब इस राज्य मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि 5 जुलाई को या तो आप जवाब देने के लिए आए या फिर ये मामला जो है आगे की कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट भेज दिया जाएगा। तो प्रशासन की ओर से जवाब जो है वो एक राज्य मानवाधिकार आयोग को नहीं मिल रहा, जुडिशियली आयोग होता है, इसी को जब ये आयोग को ही जवाब नहीं मिल रहा तो निश्चित रूप से किसके प्रति अधिकारी हैं ये जवाब दे होंगे। जो ब्यूरोक्रेसी है जो लगातार ढिलाई बरत रही है, इसको लेकर के जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। और आयोग के पास जो तथ्य आए उसके अनुसार अग्निशमन विभाग की इसमें लापरवाही और गलती रही, जिस कारण दादा, पोता, पोतियों की समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन से गंभीरता से पूछा गया था कि पीड़ित परिवार को कितना मुआवजा दिलाया जाए। आयोग को प्रकरण में कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त दोनों ने ही कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ये और कह दिया कि फोन जो है हमारा वो बंद है और ये तकनीकी कारण है, इस वजह से हम जवाब नहीं दे पा रहे। तो इस प्रकार के जो बयानबाजी की गई, जो जवाब दिए गए, उसको लेकर के नाराजगी जो है वो गोपाल कृष्ण व्यास ने जताई है। हृदय विदारक घटना पर प्रशासन का जवाब नहीं आने पर आयोग ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा राज्य का कर्तव्य है, लेकिन कलेक्टर और निगम आयुक्त ने लापरवाही पूर्वक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की है। तो ये भी बात उन्होंने कह दी है कि कलेक्टर और निगम आयुक्त हैं, इन्होंने लापरवाही पूर्वक तथ्यात्मक रिपोर्ट अपनी पेश की है। और अब 5 तारीख तक सुनवाई टाल करके दोनों अधिकारियों को बुलाया गया है। यदि नहीं आएंगे तो
हाईकोर्ट को ये मामला जो है भेजा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए नीरज, 3 साल पुराना यह मामला है। जिस तरीके से लोगों को उम्मीद होती शायद हमको न्याय मिल जाए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है। और जिस तरीके से खुद आयोग ने अब तो उनको नोटिस भी दे दिया है, कहा है कि या तो आप हाजिर हो जाइए वरना ये जो मामला है हाईकोर्ट पहुंच जाएगा। फिलहाल क्या कोई रिएक्शन आया है? फिलहाल किसी जिलाधिकारी कोई बात कही इस पूरे मामले को लेकर, या फिर नगर आयुक्त कोई बात कही है? नहीं, यही तो बड़ी बात है, ना तो आयोग को कोई जवाब दिया जा रहा है, ना मीडिया को बुला करके किसी प्रकार की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ना इस मामले में कोई जवाब जो है वो दिया जा रहा है। चलिए नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगवाने से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन गर्भवतियों के लिए भी सुरक्षित है और उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह संक्रमण से बचाती है। गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए उन्हें कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती हैं। यह सलाह दी जाती है कि सभी गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाएं, साथ ही साथ टीका लगवाने के बाद सभी जरूरी सावधानियां रखें। और अब तक ज्यादातर महिलाओं में हल्का संक्रमण ही दिखाई दिया या उनमें लक्षण नहीं दिखे, लेकिन इससे उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए अब नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। देखिए, सिर्फ बच्चे और जो महिला प्रेग्नेंट है उनको वैक्सीन नहीं लगवाई जा रही थी, लेकिन फिलहाल बच्चों पर तो ट्रायल चल रहा है और अब जो महिला प्रेग्नेंट है उनके लिए, उनकी वैक्सीन के लिए यहाँ पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और कहा गया है कि जो महिला प्रेग्नेंट है वो वैक्सीन लगवा सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को बचाना भी बेहद ज़रूरी है। और जिस तरीके से एक डर था लोगों के अंदर कि अगर यह वैक्सीन जो महिला प्रेग्नेंट है उनको लगेगी तो कहीं कहीं कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि यह जो जिस तरीके से जो वैक्सीन दूसरों की सुरक्षा दे रही है उसी तरीके से जो महिला प्रेग्नेंट है उनको भी सुरक्षा मुहैया कराएगी। और इसको लेकर गर्भवती महिलाओं से अपील की गई है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि कृपया करके आप भी वैक्सीन लगवाइए और इन महिलाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और फिर इनकी वैक्सीन लगेगी। फिलहाल टीका लगवाने के लिए इन महिलाओं से अपील की गई है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनसे कहा गया है कि वह भी वैक्सीन लगवा सकती हैं और वैक्सीन लगवाने के बाद भी उनको एहतियात बरतना होगा। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। सिर्फ बच्चे और जो महिला प्रेग्नेंट हैं उनको ही वैक्सीन नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन अब जो महिला प्रेग्नेंट है उनको भी वैक्सीन लगेगी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी आशुतोष। देखिए, बच्चों में फिलहाल तो अभी ट्रायल चल रहा है और जो महिला प्रेग्नेंट थी उनके लिए वैक्सीन की बात नहीं कही गई थी, लेकिन अब ये कहा गया है कि जो महिला प्रेग्नेंट है वो वैक्सीन लगवा सकती हैं, क्योंकि जो नई गाइडलाइंस है वो जहाँ जारी कर दी गई है। फिलहाल और कुछ क्या है इस गाइडलाइंस में? जी बिल्कुल, जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार से जो गाइडलाइन जारी की है उसके हिसाब से जो गर्भवती महिलाएं थी जिनका अभी तक वैक्सीनेशन के लेकर के कोई गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन अब उनके वैक्सीनेशन के लिए जो है गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उनको जो कोविन साइट है जिसपे सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के करते हैं उसी तरीके से जो है वैक्सीन करवाना है और उनके लिए कुछ सावधानियां बरतनी है। तो उससे संबंधित जो लोग वैक्सीन लगाएंगे वहीं पे उनको उस तरीके की जो एक्सपर्ट जो वैक्सीन लगाएंगे वहाँ के डॉक्टर उनको सलाह देंगे। इसीलिए कोविड साइट पर इसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी किया जा रहा है। जी आशुतोष, देखिए, पहले एक डर बना हुआ था कि कहीं अगर उन महिलाओं के वैक्सीन लगेगी कहीं ना कहीं जो बच्चा गर्भ में उससे कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए या फिर उससे कोई नुकसान ना हो। इसके मद्देनजर रखते हुए ये गाइडलाइंस जारी नहीं की गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो महिला प्रेग्नेंट है वो वैक्सीन लगवा सकती हैं। फिलहाल जिस तरीके से आपने कहा कि वो ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकती, क्या कुछ प्रोसेस है इसका? ऐसे वो कौन सी साइट है जहाँ पर वो महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं? नहीं, देखिए, जो भी रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए जो भी चल रहा था कोविन साइट भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसी पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसमें कोई बदलाव नहीं लिया गया है। जो सावधानियां हैं, क्योंकि वो गर्भवती महिला है तो बच्चों जो नवजात शिशु है गर्भ में पल रहा उसके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो वहाँ के एक्सपर्ट होंगे वो देखेंगे कि महिला को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। क्योंकि देखें, जो कोई भी वैक्सीन जब बनती है तो उसके कई स्तर के ट्रायल होते हैं,
चूंकि कोरोना का दौर काफी था तो जल्दबाजी में बनी है और तेजी से बनी है वैक्सीन, तो हर स्तर का ट्रायल नहीं हुआ। तो जैसे जैसे ट्रायल कंप्लीट हो रहे हैं उस कैटेगरी में स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन जारी कर रहा है। आपने देखा होगा पहले शुरू हुआ 60 से ऊपर, फिर अलग अलग तरीके से करते गए, अब जाकर के जो है गर्भवती महिलाओं के लिए भी शुरू कर दिया गया। इसके अलावा जो है जो शुगर बीपी के मरीज हैं उनके लिए भी पहले से ही गाइडलाइन था कि जिनका लेवल ज्यादा हो वो लोग वैक्सीन से बचे और जब सामान्य स्थिति हो जाए तब वैक्सीन लगवाएं। तो उसी तरीके से जब अब बच्चों का भी ट्रायल चल रहा है तो उनका भी जब समय आएगा तो उसके लिए भी गाइडलाइन जारी की जाएगी, जैसे कि महिलाओं गर्भवती महिलाओं के लिए जारी किया गया है। सावधानी यही रहेगी कि वहां पे डॉक्टरों को सलाह लेकर ही वैक्सीन, जो महिलाएं हैं प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको अपनी डॉक्टर से सलाह लेकर के, जहां वो चूंकि जो भी प्रेग्नेंट महिला होती है उनका इलाज कहीं ना कहीं चलता है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के ही वो वैक्सीन लगवाएं ज्यादा। आशुतोष, देखिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएं गांव में रहती हैं और वो गर्भवती हैं, तो वो कैसे सेंटर जा सकती हैं? क्या सरकार ने कोई सुविधा कर रखी है उन लोगों के लिए? सरकारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं हर गांव तक हैं, जो आशा वर्कर होती हैं, इन्हीं लोगों के थ्रू गांव में वैक्सीनेशन चल रहा है। तो उनके टच में रह करके, संपर्क में रह करके वैक्सीन लगवाएं और डॉक्टरों से सलाह लें। उसके बाद ध्यान रखें कि किसी प्रकार की दिक्कत अगर आती है शरीर में तो तुरंत वो मेडिकल सुविधा लें, डॉक्टर से संपर्क करें, किसी प्रकार की कोताही न करें, इग्नोर न करें बातों को और संपर्क में रहें। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वैक्सीन है वो सुरक्षित है, तभी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको अलाउ किया गया है कि महिलाएं भी ले सकती हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनको चलने में काफी ज्यादा दिक्कत भी होती है, तो क्या उनके लिए कोई डोर टू डोर सुविधा की गई है कि वहाँ पर आशा जो वर्कर्स हैं वो जहाँ पर उनके घर जाकर डोर टू डोर जाकर वैक्सीन करें महिलाओं के? नहीं, फिलहाल इस तरीके का तो कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन ये अपने स्तर पे देखना होगा उनको कि उनकी जो भी नजदीकी होता है जहाँ पे उनकी सुविधा हो वहां पर क्यों जाएं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है वैक्सीनेशन सेंटर पूरे देश में 21 जून से जो महाअभियान चलाया जा रहा है 18+ के वैक्सीनेशन का, तो बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन कैंप पूरे देश भर में लगाए जा रहे हैं और स्थिति सामान्य हो रही है। पहले जैसी कोई भीड़ भाड़ कम ही जगह दिख रही है, नहीं तो अब बहुत सारे सेंटर खुल गए, हर जगह पे खोला जा रहा है, स्कूलों में खोला जा रहा है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ जहाँ जहाँ लोगों की बूथ हैं, जहाँ लोग मतदान करते हैं, वहां भी खोला जाता है। तो तमाम तरीके की एहतियात सरकार के द्वारा उठाई जा रही है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं राज्यों के द्वारा वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, आशा वर्कर का जो केंद्र है, उस सभी जगहों पे वैक्सीनेशन की व्यवस्था किया जा रहा है संबंधित प्रशासन के द्वारा। तो उसी हिसाब से जो उससे संबंधित महिलाएं हैं उनको ध्यान देना होगा और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टरी सलाह के बाद, अपने स्वास्थ्य जांच के बाद उसको वैक्सीनेशन लें। और ये जो वैक्सीन है वो सुरक्षित है और गाइडलाइन इसके लिए जारी कर दी गई है, इसलिए अब इसको महिलाएं भी ले सकती हैं। आशुतोष, प्रेगनेंसी के दौरान कहीं ना कहीं महिलाओं के शरीर में काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कुछ अन्य बीमारियां भी उनके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, तो उनके लिए कोई नई गाइडलाइंस जारी हुई है कि जो महिलाएं टाइफाइड से ग्रसित हैं या फिर जिन्हें कैंसर है या फिर जो पहले से अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हो रही हैं, उनके लिए कुछ बात कही गई है? हाँ, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अब देखिए हर महिलाएं के प्रत्येक महिलाएं या बड़े व्यक्ति का अपना अपना मेडिकली प्रोफाइल होता है। जो उनकी प्रोफाइल है उनका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उनके अंदर क्या क्या समस्याएं हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो उनके डॉक्टर्स हैं, क्योंकि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनका इलाज कहीं ना कहीं चलता है, 9 महीने उनकी इलाज किया जाता है। जो सरकारी गाइडलाइंस भी है कि जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के लिए पूरे महीने इलाज डॉक्टरी सलाह जरूरी है। इसलिए पहले वो अपनी जांच करवाएं और उसके बाद ही डॉक्टर की सलाह पर ही वैक्सीन लें। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका अधिक जानकारी देने के लिए। कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार यानी कि आज नई दिल्ली में प्रियंका और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। यह जानकारी नवजोत सिद्धू के करीबी व्यक्तियों की तरफ से दी गई है। माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सिद्धू को आलाकमान ने दोबारा बातचीत के लिए बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी दूसरी बार बातचीत के लिए बुलाया गया था।
उनकी बैठक आलाकमान की ओर से गठित 3 सदस्यीय समाधान समिति से हुई थी और वे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका और राहुल से नहीं मिले थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दोनों पंजाब के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करके राज्य में पार्टी की राजनीतिक स्थिति और विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने वाले आवश्यक कदमों पर उनके विचार जान रहे हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और आपको बता दें कि ये कहा यह भी जा रहा है कि वह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से भी मुलाकात करेंगे। और यह मुलाकात काफ़ी ज़्यादा अहम हो रही है क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो अंतर्कलह है उसको कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लगे हुए हैं और जो दूरी है लगातार जो बनी हुई है वो कैसे दूर की जाए, इसको लेकर भी राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, देखिए विधानसभा चुनाव नज़दीक है पंजाब में और सबसे बड़ी बात यह है कि इन चुनावों के बीच में जो अंतर्कलह है कांग्रेस के बीच वो यहाँ दिखाई दे रही है और मुख्यमंत्री कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब मुलाकात कर रहे राहुल गांधी से आज मुलाकात होनी नवजोत सिंह सिद्धू की, यह मुलाकात कितनी अहम हो सकती है? जी ऋचा जी, देखिए ये मुलाकात काफी अहम रहेगी पंजाब की दृष्टि से, क्योंकि पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जो कांग्रेस की एकजुटता है उसकी भी परीक्षा है, क्योंकि अभी जो अंतर्कलह दिख रहा है तो निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसको कांग्रेस आलाकमान भी समझ रहा है, इसलिए चाहे पहले 3 सदस्यीय मल्लिकार्जुन खड़गे की कमेटी बनाई हो, उसके बाद लगातार पंजाब के नेताओं से मुलाकात की गई हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी दिल्ली बुलाया गया 2 बार और लगातार कांग्रेस के नेता सुलह का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब सुलह का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो आज उम्मीद की जाती है जब राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू मिलेंगे, हो सकता है कि मुलाकात में प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहे या वो अलग से मुलाकात करे, लेकिन नवजोत सिंह से आज वो भी मुलाकात करेंगी। तो इस मुलाकात में निकल के आएगा कि वो क्या फॉर्मूला देते हैं और क्या नवजोत सिंह सिद्धू उस पर रेडी होते हैं, क्योंकि अभी तक जो सिद्धू गुट की मांग थी वो ये थी कि सिद्धू को या तो वहां के पीसीसी का अध्यक्ष बनाया जाए या डिप्टी सीएम का पद दिया जाए। तो निश्चित रूप से कैप्टन अमरिंदर जब उसका लगातार विरोध करते आए हैं तो एक कोई बीच का सुलह का रास्ता उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस आलाकमान सिद्धू को देगा, तो उससे सिद्धू का क्या रिएक्शन होगा वो देखने वाला होगा। क्योंकि पिछले दिन आप देखिए पंजाब में लगातार पोस्टर वार भी हो रही है, जैसे कैप्टन के समर्थकों ने पोस्टर लगाए कैप्टन तो एक ही हुंदा है, और वहीं सिद्धू के समर्थकों ने भी लगाया कि सारा पंजाब सिद्धू के लाल। तो निश्चित रूप से आप समझिए एक मैसेज देने का प्रयास दोनों के समर्थक लगातार कर रहे हैं और जो तनातनी बढ़ रही है उसको आज खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। जी रिचार्ज। देखिए प्रशांत जी, जिस एक तरफ तो राहुल गांधी लगातार कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं कि क्या कुछ सुझाव उनको दिए जाए, क्या कुछ विचार है कांग्रेस नेताओं के, क्योंकि चुनाव तो नजदीक है ही, कुछ समय का वक्त रह गया है, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस नेता है वो अपने आपस में भिड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है अगर कांग्रेस नेता आपस में भिड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता के अंदर एक मंशा बन जाती है कि जब पार्टी के नेता ही खुश नहीं है एक दूसरे से तो जनता को क्या खुश कर सकते हैं। इसको लेकर भी कई ये सवाल भी खड़े होते हैं, लोगों के अंदर एक संशय की स्थिति भी बन जाती है। और सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है कि खुद नवजोत सिंह सिद्धू तीसरी बार अब दिल्ली जा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री 2 बार दिल्ली जा चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं राहुल गांधी से। क्या लगता है आपको कि यह मुलाकात कहीं ना कहीं जो दूरियां बनी हुई हैं उन दूरियों को कम कर सकती है? जी देखिए अगले साल जो पंजाब होने हैं उसमें पॉलिटिक्स हो रही है, ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस में ज्यादा मजबूत कौन है, आलाकमान के ज्यादा मजबूत कौन है। तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को आने वाले चुनाव में। और देखिए आज की जो बैठक है उसका ये प्रभाव रहना चाहिए कि कांग्रेस आलाकमान एक फॉर्मूला सुझाए और उससे सारे नेता एक होकर कांग्रेस के बैनर तले इलेक्शन लड़े तो कांग्रेस को फायदा होगा। नहीं तो निश्चित रूप से देखिए जनता में भ्रम की स्थिति रहेगी कि जब ये कांग्रेस आपस में एकजुट नहीं हो पा रही है तो जनता के लिए क्या करेगी। क्योंकि आप देखिए कैप्टन के सामने सिद्धू विरोध करते हैं तो वहीं प्रताप सिंह बाजवा सामने आते हैं राज्यसभा सांसद और वो कहते हैं कि हम उनसे पुराने सीनियर कांग्रेसी हैं, राज्यसभा मेंबर है, अगर कुछ मिलेगा तो पहले हमें मिलना चाहिए। उधर सुनील जाखड़ भी कुछ कमेंट करते हैं तो सुनील जाखड़ को भी दिल्ली बुलाया जाता है। तो निश्चित रूप से आप देखिए वहां के चाहे पीसीसी अध्यक्ष हो, राज्यसभा मेंबर हो या अदर मिनिस्टर हो, एक असमंजस की स्थिति होती है क्योंकि सिद्धू के बाद और भी लोग बागी होने का प्रयास करते हैं क्योंकि सबको लगता है कि अगर बागी होने से ही सत्ता में भागीदारी मिलेगी तो बागी होने में नुकसान क्या है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस आलाकमान एक मैसेज देने का आज प्रयास करेगी
समझाइश का प्रयास करेगी और चाहेगी कि अगले साल जो चुनाव होने उसको लेकर एक साझा रणनीति के साथ सारे कांग्रेसी चुनाव में उतरे। बिल्कुल प्रशांत जी, देखिए चुनाव नजदीक है, यहाँ पर एकजुट होने की बजाय यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस नेता हैं वो बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।